साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तेवतिया क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार आपको आज की बात के माध्यम से प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण घटनाएं राज्य, भारत और विश्व में क्या हो रहा है ये पहुंचा रहे हैं। आज मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे सीधे ही बातचीत करूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि कौन कौन से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें यहाँ पहले प्रश्न की, तो अटल जयंती जो कि प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा राष्ट्रीय सुशासन दिवस कौन सा है, तो वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। 25 दिसंबर सुशासन दिवस को आगामी जो इस वर्ष का 2021 का सुशासन दिवस होगा, उसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जैसा आप जान रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर के भारत सरकार, राज्य सरकार, यहां तक कि विश्व स्तर पर COP26 हाल ही में हुआ कि पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, जलवायु में लगातार परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, इसीलिए अब अधिकतर वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 6 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी 25 दिसंबर से। यह उपलब्धि होगी उत्तर प्रदेश सरकार की। कौन कौन से वो 6 शहर हैं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और बनारस। जैसा कि आप जानते हैं, इनके विषय में थोड़ा मैं खुलकर आपको बता सकता हूं कि बनारस जो आप लिख रहे हैं यानी कि वाराणसी, यहां से नरेंद्र मोदी MP हैं वर्तमान में। गोरखपुर जो कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य हैं गोरखपुर से। झांसी बुंदेलखंड में है। प्रयागराज आपका इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। कानपुर से कौन है? माननीय भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लखनऊ कैपिटल ऑफ UP। तो उत्तर प्रदेश के ये जो जिले हैं, सबके सब जिले हैं, ये 6 जिले हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक कुछ ना कुछ अपने अंतर्गत समाहित किए हुए हैं। आइए 6 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। वो ये 6 शहर हैं उत्तर प्रदेश के 25 दिसंबर सुशासन दिवस को। आज की GS बाकी दिन से काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ बहुत कुछ बताता रहूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। अभी हम उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी प्रश्न UP पुलिस के लिए या अन्य, आप चाहे PCS दे लीजिएगा उत्तर प्रदेश का, यही जानकारी पूछी जाती है। पूछा जाएगा कि 25 दिसंबर को UP के 6 शहरों में कौन से हैं जिनमें बसें चली, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ नोएडा दे देंगे। अब नोएडा तो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है, तो लोग सोचेंगे कि नोएडा में तो चली होगी, जबकि नोएडा में नहीं चलेंगी। ये 6 जो आप जिले देख रहे हैं, वैसे भी आपको बता दूं कि जब से गोरखपुर से जो है ये बाबा जी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, मैक्सिमम जो विकास है वो पूर्वांचल में ही हो रहा है। चाहे कॉरिडोर हो, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है पूर्वांचल, अटल पथ हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या जितना भी कुछ है वो सब वही है। अब आगे देखिएगा। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा। इसके लिए परमिशन हो गई है, कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। इसके लिए जमीन भी प्रोवाइड करा दी गई है देवबंद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना शुरू हो चुकी है। यहां तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरावा गांव में बन रहा है। पहला विश्वविद्यालय है ये खेल का उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ ही पूछा जाएगा, मेरठ जिले में है। और इसका जो नाम है उसकी घोषणा की गई है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय अधिनियम है उसको मंजूरी मिली है कैबिनेट की, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित मेरठ में हो रहा है। इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जगह हो रही है, तो आप इसका जवाब मेरठ देंगे। चौथा प्रश्न
है राज्य से, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन चल रहा है। अब आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था? निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्याप्त था। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते थे, युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो जो कुरुक्षेत्र है वो किस राज्य में है? हरियाणा में है। यही अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन चल रहा है। पांचवा और राज्य सरकार का अंतिम प्रश्न यदि हम देखें जो महत्वपूर्ण है आज के लिए, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 11 दिसंबर को जो आने वाली 11 तारीख है उसमें सरयू परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका लाभ 9 जिलों को होगा। ये लाभान्वित जिले हैं जो सरयू परियोजना का लाभ उठाएंगे। उन्हें बिजली मिलेगी, उन्हें सिंचाई के लिए जल मिलेगा, उन्हें सरयू परियोजना का लाभ मिलेगा, जिनमें बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये 9 जिले हैं। आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। अब जैसे मैंने इसे लिखना सिखा दिया आपको कि ऐसे लिखना है कॉपी पे। ये करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आज की। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। केवल डिजिटल बोर्ड लगाने से पढ़ाई नहीं होती है, ना ही ये कि करंट अफेयर्स की क्लास 1 घंटा चलती रहे। आपके लिए काम की बातें हैं, सब की सब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे आना पड़ा है इसलिए आपको लेकर के नई चीजें मैं सब बताता रहूंगा। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर ये सरयू परियोजना से लाभान्वित होंगे। सरयू परियोजना किस नदी पर है? सरयू पर है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बलरामपुर में है। अब विशेष देखेगा कि वास्तव में सरयू परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1971-72 में हुआ था। अब सोच के देखिएगा कब देश आजाद हुआ। 1971-72 की ये बात है। प्रधानमंत्री भी उस समय इंदिरा गांधी थी। उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की सरकारें बदल गई, लेकिन सरयू परियोजना का काम पूर्ण नहीं हुआ। यह अब होगा। इसका प्रारंभ 1971-72 में और इसका जो समापन यानी कि जो कंप्लीट हुई है ये 2021 में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा कि भारत में भी पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट से दक्षिण अफ्रीका से चला, यूरोप के समस्त देशों में फैला, अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले भारत के कर्नाटक राज्य में ये पहुंचा है और भारत सहित 30 देशों में इसके मरीज मिल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से लोग आए हैं, 2 लोग भारत में कर्नाटक में पहुंचे हैं, उनको ये ओमिक्रॉन वेरिएंट साथ लेकर के आए हैं। उन्हें लेके आने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो ये जब दिख रहा है, लेकिन लगता है कि कमी नहीं है, बेवकूफों की कमी यहां भी नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका से 2 मरीजों को, 2 यात्रियों को लेके आए। जब उनमें यहां चेक हुआ तो दोनों में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया और इससे बार बार WHO आगाह कर रहा है, भारत सरकार बार बार कह रही, लेकिन फिर भी ये यात्री आए, ओमिक्रॉन वेरिएंट लेके आए कि आओ, कैसे ही भी आओ, भारत में फैलाओ, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, इन लोगों को मार लो जैसे भी मरते हो, भाई क्या जरूरत है लेकर आने की। अब ये कह रहे हैं कि जो ये खतरनाक क्यों है, जो इसके अंदर लगभग 50 वेरिएंट, 50 म्यूटेशन पाए गए, 50 म्यूटेशन लगभग इसके अंदर है। जो डेल्टा वेरिएंट आया था, जैसे मार्च अप्रैल में आपने तबाही देखी भारत के अंदर, उसमें 7 म्यूटेशन थे। हमारे पास उन्हीं का इलाज नहीं है, 50 म्यूटेशन का कहां से करेंगे। अब यहां हल्ला मचा रहे हैं कि भारत में जो है ओमिक्रॉन आ गया, आया नहीं है, लेके आए हैं कि आ जाओ। कर्नाटक में इसके 2 मरीज मिले हैं अभी तक, गनीमत के भी 2 ही हैं, और यह भारत में भी आ गया और अब तक 30 देशों में ये अपनी पकड़ बना चुका है। लगभग पूरे, यदि हम सभी की बात करें, विश्व में तो लगभग 373-74 आदमी हैं जिनमें ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था चुना गया है। ये भी ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न ही बता रहा है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सहकारी संस्था इफको
देख लीजिएगा, IFFCO अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये जो कंपनी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है। इसकी पकड़ ज्यादा लोगों पर है, जीडीपी पर भी इसका प्रभाव है, इसीलिए जो 30 कंपनियां थी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ दुनिया में स्थान मिले, जो रैंकिंग मिली है वो इफ्को को मिली है, पहली रैंकिंग है। ऐसी बहुत कम इंडेक्स है जिनमें पहली रैंकिंग भारत की आती है, तो इफ्को की है, याद रख लेना। यदि हम 8वें प्रश्न की बात करें कि विश्व एथलेटिक्स ने, जो विश्व एथलेटिक्स ग्रुप है संसार का, उसने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला चुना। तो सर्वश्रेष्ठ महिला आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा अंजू बॉबी जॉर्ज का। जी हां, अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की एथलेटिक्स रही हैं, अंतरराष्ट्रीय खेलों में इन्हें पदक मिले हैं और ऐसा सम्मान पाने वाली ये भारत की प्रथम महिला है। इससे पहले किसी भी महिला को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला नहीं चुना गया है। अब क्यों नहीं चुना गया जी, या किसको चुना जाता है? सर्वश्रेष्ठ महिला या सर्वश्रेष्ठ एथलीट उसे चुना जाता है जिसका संपूर्ण जीवन एथलेटिक्स को समर्पित हो। पहले अपनी तैयारी की, फिर खेली, खेलने के बाद में अब अपना एकेडमी खोल रखी है और लोगों को एथलेटिक्स में भेज रही हैं। आखिर अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने एथलेटिक्स में लगा दिया, इसीलिए अंजू बॉबी जॉर्ज को सर्वश्रेष्ठ महिला विश्व एथलेटिक्स ने चुना है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। कल भी करंट अफेयर्स में आपको जवाद के विषय में मैंने बताया था, चक्रवात को लेकर के ओडिशा में हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग ले ली है राज्य सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एनडीआरएफ कर्मचारियों से भी कि जवाद के लिए सतर्क रहें। जवाद अब यहां चर्चा में है, आने वाला है। एक तो ये कि 130 वर्षों के बाद दिसंबर में आने वाला कोई ये पहला चक्रवात है जो उड़ीसा में टकराएगा, जवाद। इसके पीछे रोचक कहानी क्या है? जवाद का मतलब क्या होता है? उदार। ये उदार है, दयालु है। यह सऊदी अरब द्वारा इसका नाम सुझाया गया है। यह अरबी भाषा का शब्द है और अरबी में जवाद का अर्थ होता है जो दयालु हो, अर्थात यह ऐसा चक्रवात है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये कुछ लोगों पे दया दिखाएगा, इसलिए इसका नाम जवाद रख दिया। सऊदी अरब ने यह नाम सुझाया जवाद, उड़ीसा, याद रखेंगे। 10वां प्रश्न देखें कि अभी तक कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। जवाब है लोकसभा में। आप ये समझे कि आज इसको चर्चा में क्यों लिया गया है, क्योंकि लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। इसके लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा चली हो, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव हुआ हो और कभी उपाध्यक्ष चुना ही ना गया हो। लेकिन मोदी सरकार में ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर बने, लेकिन उपाध्यक्ष किसी को नहीं चुना गया और ना ही चुनना भी चाह रहे हैं। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं लग रहा है कि भी लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाएगा, तो इसीलिए लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं जी लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, कोई भी ना है। क्या बताना भैया? वही यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता देने वाली कमेटी ने मान्यता देने से मना कर दिया। तालिबान जो अफगानिस्तान पे कब्जा किए हुए हैं और मंडल जुंटा की भी कहानी ये आप जानते होंगे। म्यांमार में आंग सान सू की आपने नाम सुना होगा, जो राष्ट्रीय वहां की नेता रही हैं, वो बंदी हैं इस समय और वहां सैन्य शासक है। ये सैन्य शासक यानी कि जो वहां की सेना है उसका जो चीफ है वो मंडल जुंटा है और मंडल जुंटा ने समस्त म्यांमार में कब्जा कर रखा है सेना के द्वारा। और जो वहां के नेता हैं, जो सिविलियन नेता हैं, वो सब जेल में पड़े हुए हैं। अब ये दोनों देश ही यूएनओ से मान्यता मांग रहे हैं कि अब हम शासन चलाएंगे, सत्ता में हम हैं, हमें जो है जो देश का दर्जा होता है, राष्ट्र का दर्जा वो दीजिएगा। जबकि यूएनओ ने कई बार तो मंडल जुंटा को कहा है कि उन नेताओं को आजाद करो, चुनाव करवाओ, जैसे लोकतंत्र था तब ठीक है। और इनका तो तुम्हें सब पता ही है, तालिबानी जो है इन्हें बिल्कुल ना तो कुछ पता ना ये कुछ जानते। इन्हें तो जो मान्यता देनी है वो चीन तो दे सके, पाकिस्तान दे देगा और इन्हें तुर्किस्तान दे देगा, मुस्लिम कंट्री दे देंगे। जो इस देश को, जो अफगानिस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में है, जो अफगानिस्तान का दोहन करने के चक्कर में है कि इसका नाश जाए और इसके माल पे कब्जा करो, केवल वे देश इसे मान्यता दे सके। रूस, अमेरिका ये अपनी अपनी गाते हैं, इनका अपना जो है युद्ध है अफगानिस्तान के ऊपर।
अमेरिका अफगानिस्तान का साथ देता था, तालिबान का रूसी दे रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, वैश्विक जो संस्थाएं हैं वो ऐसे काम नहीं करती हैं। लेकिन यूएनओ ने साफ कर दिया कि यूएनओ की जो कमेटी है उसने तालिबान को भी मान्यता देने से मना कर दिया और म्यांमार को भी मान्यता देने से मना कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आइए आगे देखते हैं। 12वां बिंदु है कि रूस ने राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। राजनयिक, राजदूत, एम्बेसडर, जैसे एक देश के दूसरे देश से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें राजदूत रहते हैं एक देश के दूसरे देश में। अमेरिका के राजनयिकों से रूस ने यह आदेश दे दिया कि अमेरिका के राजनयिक रूस को छोड़ दें, यहाँ के दूतावासों को छोड़कर अपने देश चला जाए। अब हमें लगेगा रूस की यह कार्यवाही गलत है, लेकिन शुरू किसने की? अमेरिका ने। अमेरिका ने भी तो रूस के राजनयिकों को अपने यहां से निकाल दिया, बस उसी का बदला रूस ने लिया है। तो ये इन दोनों देशों का आपसी युद्ध है, आपसी बात है, ये नहीं शीत युद्ध में चलता रहता है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, 6 दिसंबर 2021 को पहली 2+2, इसे 2+2 बोलते हैं, वार्ता होगी। जवाब है रूस से। ये 2+2 का फॉर्मूला अभी निकला है, पहले नहीं होती थी। 2+2 वार्ता होती क्या है जी, इसमें समझ लीजिए आप। 6 दिसंबर को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। इसको लेकर के विश्व में चर्चा हो रही है क्योंकि S-400 की आपूर्ति भी शुरू हो गई है और व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, तो भारत के साथ जो है अच्छे संबंध है रूस के भी। अब हमें देखना है, तो 2+2 वार्ता वो होती है जिसमें 2 मंत्री तो रूस के होंगे और 2 मंत्री इंडिया के होंगे और एक साथ बैठ के बात हो, यानी कि 4 मिनिस्टर रहेंगे मीटिंग में। कैसे कैसे होंगे, आंसर देखिएगा। रूस का विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, रूस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, तो हो गए ना 2+2। 2+2 ये है 2+2 वार्ता। ये पहली बार होगी, अमेरिका के साथ शुरू हुई थी और ये जो है 6 दिसंबर को होनी है। 4 उच्च स्तरीय वार्ताएं होंगी। इसका मतलब क्या है कि पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्री आपस में बात करेंगे अलग, भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री। एक मीटिंग तो इनकी होगी, दूसरी मीटिंग में विदेश मंत्री होंगे, भारत के विदेश मंत्री होंगे और रूस के विदेश मंत्री होंगे। इसके बाद में फिर 2+2 होनी है, फिर चारों लोग एक साथ बैठ के अलग, ये अलग चर्चा है, सबका अलग अलग समय है। तो पहली बैठक ये हुई, दूसरी बैठक ये हुई और तीसरी बैठक ये हुई। इसके बाद में फिर फाइनल राउंड में ये दोनों महाशक्तिशाली समस्त संसार के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इनकी बात होगी। ये फाइनल गेम है साहब। इसके बाद में ही ये जो साझा एक इनका वक्तव्य आएगा उसको मीडिया को सौंप दिया जाएगा। तो यह सब कुछ जो है विश्व स्तर पे देखा जा रहा है, इसको विश्व स्तर की मीडिया नियंत्रण में लिए हुए है, सब कुछ ध्यान में लिए हुए देख रही है। 14वां प्रश्न है कि बायोफ्यूल से यात्री विमान उड़ाने वाला संसार का पहला देश बना, ये अमेरिका। अब फ्यूल माने ईंधन, बायोफ्यूल ईंधन, जो हवाई जहाज उड़ेगा वो किससे उड़ेगा ये बताओ, वो किससे उड़ता है? पावर एल्कोहल से उड़ता है। पावर एल्कोहल मतलब जो ईंधन है हवाई जहाज का वो एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। लेकिन पेट्रोल कैसे मिले? पेट्रोलियम या तो देशों से लेना पड़ेगा, पेट्रोलियम पदार्थ है, कुओं से निकलेगा। फिर बायोफ्यूल क्या है? बायोफ्यूल है कि जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग ना हो, या तो कृषि से प्राप्त किया जाए, एग्रीकल्चर से, या अन्य अवशेषों से प्राप्त हो ऐसा तेल, तो वो बायोफ्यूल है। तो इसमें 2 इंजन है, दोनों इंजनों में एक में तो 500 गैलन पेट्रोलियम पदार्थ था जैसा हो गए, और एक में 500 गैलन ये था बायोफ्यूल था। 2 इंजन थे, तो ये 100 यात्रियों को लेकर उड़ा, और बायोफ्यूल से उड़ने वाला ये संसार का पहला देश है जिसने ये बायोफ्यूल से विमान जो है उड़ाया है। कौन सा देश है? अमेरिका। ये कारनामे यही कर सके भाई, अमेरिका है। आगे अमेरिका है और जापान और चीन, ये तो जादूगर है, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ कारस्तानी करते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है? अमेरिका है। 15वां सवाल, यहां टॉपिक आप देख रहे हो, हम किस में बात कर रहे हैं? हम आज की बात है ये, आज की बात में पहली बार मैं आपसे सीधे मुलाकात कर रहा हूं, क्योंकि आज की पढ़ाई अच्छी लगेगी आपको और दिनों की पढ़ाई से। इसमें ज्ञान बहुत है, उसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, मजा नहीं आता, ना समझ में आती बातें। तो आज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, दूसरा अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ये चीजें उन्हें सही लगेंगी भाई। फिर आज की बात, यानी कि आज का जो दिन है, क्या क्या दिन? 3
दिसंबर 2021 है आज, पर ये 3 दिसंबर का हर साल आए हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्या क्या हुआ है आज के दिन 3 दिसंबर में? तो सबसे पहला सफल मानव प्रत्यारोपण हृदय का, मानव हृदय लिख लो, हृदय रह गया, मानव हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का हृदय लगाया गया। डॉक्टर कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये सवाल उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इसी बार आया, ना तो पेपर देख लियो और देख लो चाहे, ये मिलेगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड का संबंध है हृदय प्रत्यारोपण से, एक व्यक्ति के दिल की जगह दूसरे का दिल लगाना। ये तो ये कहां किया गया ऐसा प्रैक्टिकल? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हुआ। हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित क्रिश्चियन बर्नार्ड ने यह प्रैक्टिकल दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, 3 दिसंबर को ऐसा हुआ था। अगला सवाल है कि खुदीराम बोस का जन्मदिन भी 3 दिसंबर को ही हुआ है 1889 में। कहां हुआ था? 1889 में मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में। खुदीराम बोस का नाम खूब सुना होगा आपने, क्योंकि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी है जिसे फांसी दी गई। ठीक है, चलिए, पहली बार जुड़ों बच्चों को अलग किया, यह भी 3 दिसंबर में हुआ। पहली बार जब 3 दिसंबर को सर्जन कौन थे? जोहान्स फाटियो। जोहान्स फाटियो, सन ना लिखी मैंने, जब भी याद ना हो तुम्हें, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना सुन लो। सर्जन जोहान्स फाटियो ने, लड़की थी एक तो एलिजाबेथ और एक कैथरीना। जब इनका जन्म हुआ तो ये दोनों के पेट जुड़े हुए थे, एक साथ पैदा हुई, दोनों के पेट जुड़े हुए थे। तो जो सफल ऑपरेशन 11 घंटे ऑपरेशन चला स्विट्जरलैंड में, इन डॉक्टर साहब ने किया और इनको पहली बार अलग किया गया है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, अब मुझे दीजिएगा अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को दोस्तों तक भेजें और कॉपी में नोट्स बना के भाई जरूर लिख लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।